फर्स्ट इसमें यूनिट है हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हमने पढ़ा था पहले भी। पर्सपेक्टिव्स, मेजरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके लास्ट में, मटेरियल के लास्ट में आपको वहाँ एक ग्लॉसरी टाइप का है जिसमें वर्ड्स का डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह भी दिया हुआ है। कुछ अगर वैसा वर्ड है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं बाद में। एनीवे, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव्स, मेजरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ हम डेवलपमेंट के बारे में जो है थोड़ा समझेंगे, और उसके बारे में पर्सपेक्टिव्स मतलब होता है अलग अलग नज़रिया, दृष्टिकोण। तो अलग अलग जैसे देखने का किसी चीज़ को, सबका अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव। मेजरमेंट तो आप जानते हैं किसी चीज़ को मेज़र करना। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी भी हमने आपको समझाया है। सस्टेनेबिलिटी यानी जो लंबे समय तक हम कंटिन्यू कर सकें, विच कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल। और उसका ये प्रॉपर्टी जो है टू बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ हम डेवलपमेंट के अलग अलग आइडियाज़, डेवलपमेंट को कैसे हम लोग देखते हैं, क्या होता है डेवलपमेंट, कैसे उसको मेज़र करते हैं, और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। हमने पढ़ा हुआ है पहले, जब हमने पढ़ा था ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इन चीज़ों को। बस यहाँ जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि दो कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमी में, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। जब हमारा क्वांटिटी किसी चीज़ का बढ़ता है, क्वांटिटी, संख्या, वैल्यू, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। लेकिन जब हमारा क्वालिटी बढ़ता है तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट। ये एक सिंपल आप माइंड में क्लियर रख सकते हैं कि जहां हम ग्रोथ कहेंगे वर्ड और जहां हम डेवलपमेंट कहेंगे, तो जब नंबर्स या वैल्यूज बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। और जब किसी चीज़ का क्वालिटी इंप्रूव होता है, क्योंकि क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी को आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप गए कपड़ा खरीदने, तो एक आपने लिया, भाई मान लीजिए आप जीन्स लेने गए, तो एक आप नॉर्मल जीन्स ले लीजिए कि आप गए, ठीक है, पीटर इंग्लैंड का जीन्स आप एक पसंद किए, 1000 1500 में मिल जाएगा। एक आप गए लेवाइस का जीन्स, वो आपको 4000 का मिलेगा, 5000 का मिलेगा। तो दोनों का क्वालिटी में डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी को आप क्या मेज़र कर सकते हैं कि हाँ भाई इसका क्या क्वालिटी है, इसका क्वालिटी 50 है कि 60 है और पीटर इंग्लैंड का क्वालिटी 20 है, ऐसा कोई मेजरमेंट होता है? नहीं, मेजरमेंट कोई नहीं होता है। एक होता है खाली प्राइस। अगर बहुत लोग प्राइस से उसका क्वालिटी समझते हैं, तो आप प्राइस कहाँ है, इसका प्राइस है 1500, उसका प्राइस है 4000। तो ऐसे ही गाड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, कोई गाड़ी है 10 लाख की, कोई गाड़ी है 50 लाख की। तो वहां पर क्या क्वालिटी है उसको आप कोई मेजर, कोई संख्या, कोई नंबर से नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं हाँ ये अच्छे क्वालिटी का है, इसका इंजन अच्छा है, इसका बॉडी अच्छा है, इसका कंफर्ट अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है, दैट यू कैन से, बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। तो जहां क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, और जहां वैल्यू इंक्रीज करता है, जैसे कल तक मान लीजिए कोई आदमी 20,000 रुपये महीना कमा रहा था और कुछ दिन के बाद उसकी इनकम हो जाती है 30,000 रुपये, तो आप कहेंगे कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया क्योंकि उसका सैलरी बढ़ गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे उसका डेवलपमेंट हो गया। वो 20,000 कमा रहा था तब भी जैसे खर्च कर रहा था, रह रहा था, 30,000 कमा रहा तब भी वैसे ही खर्च कर रहा, रह रहा। तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका ग्रोथ हुआ। समझ गए?
क्योंकि वो वही खा रहा है जो पहले खा रहा था, वही अब भी खा रहा है, जो पहले पहन रहा था वही कपड़े अब भी पहन रहा है, जो पहले गाड़ी चला रहा था वही गाड़ी अब भी चला रहा है। तो जब उसका कोई क्वालिटी में चेंज नहीं हुआ तो उसको हम कहें कि उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उसका ग्रोथ हुआ क्योंकि उसकी सैलरी, इनकम उसकी बढ़ गई। तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन मैंने आपको थोड़ा रिवाइज करा दिया यहाँ पे। तो जब हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जब इकोनॉमी का वैल्यूज बढ़ जाता है, जैसे जीडीपी, जो वैल्यूज हम मेजर करते हैं इकोनॉमी को, जैसे जीडीपी, तो जीडीपी अगर बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब क्वालिटी इंप्रूव होगा, लोगों का रहने का स्तर इंप्रूव होगा, खाने पीने की का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, पहनने का चीज़ों का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, पढ़ने वगैरह की शिक्षा, एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, हेल्थ का क्वालिटी इंप्रूव होगा, तब कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है। बट अगर खाली वैल्यूज बढ़ रहा है कि जीडीपी बढ़ गया, तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो चीजें होती हैं। देखिए यहां दिया भी है शुरू में, ऐसे देखिए ऑब्जेक्टिव्स है इस टॉपिक में हमारे, टू नो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। डेवलपमेंट को अलग अलग नजरिए से कैसे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। नंबर 2, टू नो द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, किन चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो उनको इंडिकेटर्स, इंडिकेट करते हैं जो, उनको इंडिकेटर्स। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड नंबर 4 इज टू नो द पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसी होती है, क्या नीति होती है, उन सबको समझेंगे। इंट्रोडक्शन है, देखिए लिखा है, द वर्ड डेवलपमेंट इज यूज्ड वाइडली, इट रेफर्स टू द प्रोग्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड और अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, खैर एनीवे इन चीज़ों को हम यहाँ छोड़ देंगे, मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया। यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना हुआ है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या उसके डायमेंशन हो सकते हैं, क्या क्या उसमें बातें हो सकती हैं, ये आपको इस चार्ट में दिखाया गया है। इस चार्ट को आप बना लेंगे, ठीक है, और इसको समझ लें। डेवलपमेंट है जैसे इम्प्रूवमेंट, उसका एक पार्ट हुआ कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ग्रोइंग प्रोसेस इन अ नीडेड डायरेक्शन, जिस दिशा में जरूरी है उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तब डेवलपमेंट कहेंगे। उल्टा साइड में बढ़ रहा है तो वो डेवलपमेंट थोड़े होगा, वो एंटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कोई इसको कह सकता है इम्प्रूवमेंट। ये देखिए कह रहे, लेट अस ट्राई टू इमेजिन, चार्ट का हेडिंग क्या है, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट मीन्स टू डिफरेंट पीपल। डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या हो सकता है, वो इसमें दिखाया गया है। कोई कह सकता है इम्प्रूवमेंट, कि डेवलपमेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट है। कोई कह सकता है कि ग्रोइंग प्रोसेस इन ए नीडेड डायरेक्शन, कि हम जिस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, जो हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाह रहे हैं, उस तरफ हम अगर बदलाव हो रहा है हमारा, तो उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। कोई कह सकता है वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का तरीका है डेवलपमेंट। कोई कह सकता है नॉट डूइंग सेम मिस्टेक ट्वाइस भी डेवलप, अगर हम अपनी गलती दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं, वो भी डेवलपमेंट है हमारा। तो इस तरह से एक कोई इधर लिखे हुआ है इम्प्रूवमेंट के बगल में देखिए प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कोई कह सकता है। कोई कह सकता है फ्रीडम टू ग्रो, बढ़ने की आज़ादी जिसको, उसको डेवलपमेंट है। तो इस तरह से इसको बना लेंगे चार्ट को। नाउ अब यहाँ हम देखते हैं, आते हैं नंबर सेकेंड टॉपिक पर 1.2, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स यानी जो बताते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कि हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, द मेजर इंडिकेटर्स टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई शॉर्ट में,
परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। तो यहाँ पर हमें जो है 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एक तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहिए चाहे नेशनल, NNP कहने का मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम PCI, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये नया है हमारे लिए, समझाएंगे आपको, PPP। देखिए PPP 2 चीज़ों का एब्रीविएशन होता है, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और एक यहाँ है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये आपको क्लियर रखना होगा क्या वहाँ पर क्या है ना, शॉर्ट टर्म नहीं लिख दीजिएगा, पूरा लिखिएगा कहीं लिखिएगा तो, क्योंकि ये PPP का 2 होता है, कॉमनली यूज होता है, बल्कि ज़्यादा कॉमनली यूज होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी एक इंडिकेटर होता है, जैसे GDP होता है वैसे ही PPP होता है, उसको समझेंगे हम लोग। ये भी डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है। और 4th है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कि हमने पढ़ा हुआ है HDI। तो देखिए यहाँ पर एक आपका बॉक्स में GDP का दिया हुआ है डेफिनेशन, फाइनल मनी वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर, इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि फाइनल मनी वैल्यू, जो भी चीज़ें बनी उनका फाइनल वैल्यू क्या हुआ, उनका सबका हम ऐड जब कर लेते हैं, जितने भी गुड्स और सर्विसेज किसी देश की सीमा के अंदर में बनते हैं, किए जाते हैं, उसको हम वहाँ का GDP कहते हैं। देन है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं फॉरेन से आने जाने वाला का, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है हमारा। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजर ऑफ नेशनल आउटपुट। क्या कह रहा है कि द नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजर ऑफ नेशनल आउटपुट। सही बात है, किसी देश का आउटपुट कितना हो रहा है, कितना प्रोडक्शन वो कर रहा है, इससे हम समझ सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट से। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए, इसी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, कई बार हमने वर्ड यूज किया है नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP को ही नेशनल इनकम भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछ सकता है कभी कि विच ऑफ दिस इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। क्या GDP को कहते हैं, GNP को कहते हैं? नहीं, NNP को कहते हैं, क्योंकि ये उस देश की इनकम होती है, उसमें बाकी सारी चीज़ें हटा, जो बाहर से आया, जो बाहर गया, ये सब जो है एडजस्टमेंट करके उसी देश का जो भी प्रोडक्शन है उसको कहते हैं NNP या नेशनल इनकम। A rise in per capita income means an increase in aggregate real output। यहाँ पर ये per capita income नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, पहले ही आ गया वर्ड। पर कैपिटा इनकम आप जान ही रहे हैं, नेशनल इनकम जो होता है उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाता है, यानी NNP को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते तो वो हो गया पर कैपिटा इनकम। यहाँ कह रहा है कि अ राइज इन पर कैपिटा इनकम मीन्स एन इंक्रीज इन एग्रीगेट रियल आउटपुट। यानी अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, एक व्यक्ति की आय बढ़ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि उस देश का जो टोटल, एग्रीगेट का मतलब हुआ टोटल, और रियल मतलब रियल आउटपुट जो हो रहा है, जो एक्चुअल उसका प्रोडक्शन हो रहा है उस देश का, वो बढ़ा है। वो बढ़ा है तभी तो एक व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा। व्यक्ति को इनकम कहाँ से हो रहा है? प्रोडक्शन से। अगर एवरेज हर व्यक्ति का इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब उस देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है।
अगर हम देखते हैं कि एक आदमी का इनकम बढ़ा है, उसका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उस देश का जो रियल प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो भी बढ़ा है। हेंस दिस इज अ बेटर इंडिकेटर देन नेशनल इनकम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। तो ये जो है नेशनल इनकम से ज़्यादा बेहतर जो है एक डेवलपमेंट को समझने का तरीका है, इंडिकेटर पर कैपिटा इनकम। वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करा दे रहे हैं। फॉर मेजरिंग अ कंट्रीज डेवलपमेंट, इट्स इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सही बात है, किसी भी देश का डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, उसके लिए उसका इनकम समझना जानना बड़ा ही अच्छा तरीका है। भाई आपके किसी व्यक्ति का क्या डेवलपमेंट हुआ, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है कि क्या है, तो उसके इनकम से आप कितना कमा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं। कल को अगर वो 1000 रुपया कमा रहा था, आज अगर वो 5000 कमा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका ठीक ठाक डेवलपमेंट हो गया है। कल को कोई व्यक्ति महीने का 20,000 कमा रहा था, आज वो महीने का 50,000 कमा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो यानी डेवलपमेंट को हम अगर समझना है तो इनकम से हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं डेवलपमेंट। तो उसी तरह किसी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ये उसके हम नेशनल इनकम से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड देन दोज विथ लेसर इनकम। तो भाई जैसे आदमी में है कि जिसको बहुत ज़्यादा इनकम होता है, हम समझते हैं भाई बहुत डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, जिसको कम इनकम है उसको मानते हैं कि बैकवर्ड है। उसी तरह देशों में भी यही है कि जिन देशों का नेशनल इनकम ज़्यादा है काफ़ी, हम उसको डेवलप्ड कहते हैं। जिन देशों का नेशनल इनकम काफ़ी कम है, उसको हम अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कहते हैं। So income itself is considered to be one of the indicators of economic development। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं बात। अब यहाँ आता है नेक्स्ट जो इंडिकेटर आ रहा है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम तो हम आपको पहले समझा चुके हैं कि किसी भी देश का टोटल इनकम जो नेशनल इनकम है, उसको आप अगर उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज पर कैपिटा, यानी पर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ देखिए बॉक्स में दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ये 2017-18 का डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। लेटेस्ट मतलब नया डेटा है, काफी इधर का है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, न्यू इनकम मेजरमेंट्स ऑफ कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज बिलो। 2017-18 के अनुसार कंट्रीज को किस तरह क्लासिफाई किया गया है वर्ल्ड बैंक के डेटा में, कौन कंट्री डेवलप्ड होगा, कौन डेवलपिंग होगा, कौन अंडर डेवलप्ड है, इस तरह का है क्या उसका कैटेगरी। देखिए तो टाइप्स ऑफ कंट्रीज और पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में उसका पर कैपिटा इनकम दिया गया है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी है, उसको कहा जा रहा है लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्री कहा जा रहा है, और जिसका कि पर कैपिटा इनकम है लेस देन 1005 यूएस डॉलर्स। ये एनुअल होता है, ठीक है, एनुअल पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है कैलकुलेट हम एनुअल इनकम यानी साल में कितना कमा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि नेशनल इनकम वगैरह भी साल में कैलकुलेट होती है, तो उसी हिसाब से पर कैपिटा इनकम। तो फर्स्ट कैटेगरी है आज के डेट में वर्ल्ड बैंक का लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्री किन देशों को बोलेंगे, जिनका की पर कैपिटा इनकम 1005 यूएस डॉलर से कम है। आज के डेट में 1005 यूएस डॉलर कितना हो गया, मान लीजिए 65,000, 70,000 के आसपास। तो आज के डेट में जिन देशों में, मतलब हम अपने रुपए में इसको मेजर कर रहे हैं, यहाँ के रुपए से कह रहे हैं कि आज के समझ सकते हैं कि 70,000 से कम जहाँ का पर कैपिटा इनकम है, तो उसको हम लो इनकम कंट्री कहते हैं।
ये डॉलर्स में देखें तो $1005। फिर सेकंड कैटेगरी है लोअर मिडिल इनकम, मिडिल में लोअर मिडिल इनकम, वो है 1006 से $3955 तक, यानी 1000 से लगभग रफली आप 4000 समझ सकते हैं कि 1000 से नीचे जो है वो तो लो इनकम हो गया। 1000 से $4000 जिसका हो गया तो वो है लोअर मिडिल इनकम, मिडिल इनकम, मिडिल क्लास का लोअर। फिर है थर्ड कैटेगरी अपर मिडिल इनकम, ये क्या है 4000 से 12000 रफली, 4000 से $12,000 जिसका पर कैपिटा इनकम है, वो हो गया अपर मिडिल इनकम। और फिर हाई इनकम कंट्री कहेंगे जिसका $12,235 से ज़्यादा है नेशनल इनकम, उसको कहेंगे। तो ये नया तरह का कैटेगराइजेशन, अब डेवलप्ड और ये सब वर्ड यूज नहीं करता है, ठीक है। अब जो यूज करते हैं वर्ड हम वो इनकम के टर्म्स में करते हैं कि लो इनकम, हाई इनकम, मिडिल इनकम, इस तरह से। तो ये देखिए आपको 2017-18 का जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है वो हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको समझेंगे, नई चीज है ये। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी जो है एक नया इंडिकेटर आया था, अभी आज का नहीं तो पुराना हो गया, लेकिन ये नया इंडिकेटर आया था किसी देश के डेवलपमेंट को जानने का, समझने का। इससे पहले क्या यूज होता था, पर कैपिटा इनकम, उससे पहले नेशनल इनकम, उससे पहले जीडीपी यूज होता था, ठीक है। उसके बाद यानी पर कैपिटा इनकम के बाद अगला जो आया, जो डेवलपमेंट को समझने का इंडिकेटर, वो आया परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। क्या होता है ये, देखिए परचेजिंग यानी खरीदना, पावर मतलब कैपेसिटी, और पैरिटी बोलता है मतलब पेयर, क्या कितना, मतलब दो के बीच में क्या रिलेशन है। पैरिटी बनता है वर्ड पेयर से, पेयर यानी पेयर का मतलब दो, दो का आपस में कंपेयर करना। तो ये दो देशों को जनरली यूएस से किसी देश को कंपेयर करता है, यूएस से अमेरिका से किसी देश को कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है, देखिए परचेजिंग पावर के टर्म्स, खरीदने की शक्ति, पैरिटी ऑफ परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति की तुलना, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, नया है और इंपॉर्टेंट है। हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कंट्रीज करेंसी required to buy the same amount of goods and services in the domestic market as $1 would buy in the US। ठीक है, इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि किसी देश का परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो क्या होगा, अमेरिका में $1 में जितनी चीजें हम खरीद सकते हैं उन चीजों को हमारे देश में खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा हमारी करेंसी में, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। फिर से समझा रहा हूं, अमेरिका में $1 में जितनी हम जो भी चीज खरीद सकते हैं उसको खरीदने के लिए किसी और देश में कितना वहां का करेंसी खर्च करना पड़ता है, इस कंसेप्ट को कहते हैं परचेजिंग। मैं सिंपल आपको एग्जांपल समझा देता हूं। मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, 2 लोग का परिवार है या आदमी है, हस्बैंड वाइफ, वो 1 केजी चिकन खाना चाहता है,
1 केजी चिकन बाजार से लाके खाना चाहता है, तो अमेरिका में उसको कितना पड़ेगा और इंडिया में कितना पड़ेगा, उसको $1 के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अगर चिकन जो है अमेरिका में मान लीजिए $5 का 1 केजी मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है मान लीजिए आज के डेट में, मुझे तो पता नहीं, खरीदा नहीं है मैंने, बहुत कितने साल हो गए, लेकिन मान लीजिए आज के डेट में 200-250 रुपए केजी बिकता होगा। तो वहां जो है आपको $5 1 केजी चिकन के लिए खर्च करना पड़ रहा है और यहाँ कितना करना पड़ रहा है, 250 रुपए। तो वहां $1 में आप जितना चिकन खरीदेंगे, $5 में तो 1 केजी आ गया, $1 में कितना आएगा, 200 ग्राम। तो $1 में वहां 200 ग्राम अगर आप चिकन खरीदते हैं तो 200 ग्राम चिकन यहां खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है आपको, 50 रुपए। तो $1 और 50 रुपया, ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी। समझ गए कि $1 में वहां हम जितना चीज खरीद सकते हैं, जो चीज खरीद सकते हैं, अब वो क्या चीज खरीदेंगे आगे बताएंगे आपको, अभी इतना समझिए पहले कि $1 में अमेरिका में हम जितना खरीद सकते हैं कोई चीज, उस चीज को खरीदने के लिए दूसरे देश में हमें वहां का करेंसी कितना खर्च करना पड़ेगा, इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी परचेजिंग पावर का दोनों जगह कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि अमेरिका में उतना ही खरीदने के लिए कितना खर्च करना पड़ रहा है और दूसरे देश में, जैसे हमने इंडिया में देखा यहाँ कि वहां $5 में हम खरीद रहे हैं 1 केजी चिकन, है यहाँ 250 रुपया या 300 रुपया में 1 केजी चिकन खरीद रहे हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो गया, 1:50। ठीक है, तो इसी तरह ये तो हो गया मैंने चिकन की बात आपको समझाने के लिए कही, लेकिन इसमें चिकन नहीं होता है, कुछ और चीजें देखी जाती है, फूड आइटम्स होता है वगैरह। तो पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए, कहा जा रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कंट्रीज करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट, यानी अपने देश में, एज $1 वुड बाय इन द यूएस, जितना कि $1 में यूएस में हम खरीद सकते हैं, ले सकते हैं सर्विस। द टेक्निक ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी allows us to estimate what exchange between two currency is needed to express the accurate purchasing power of the two currencies in the respective countries। तो ये कह रहा है कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी का टेक्निक है, ये हमें ये अलाउ करता है कि हम ये समझ सकें कि दो देशों में कितने करेंसी की जरूरत है एक सेम चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, कि जैसे एक टाइम का खाना, देखिए आदमी खाना ही खाए, इसलिए इसको यूज करते हैं क्योंकि आदमी की जरूरतें हर जगह लगभग एक जैसी, बेसिक जरूरतों की बात करें, हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी कपड़े पहनता है, हर आदमी घर में रहता है, कहीं भी रहे, अमेरिका में रहे, जर्मनी में रहे, फ्रांस में रहे, इंडिया में रहे, बांग्लादेश, कहीं भी रहे, जैसे खाना हर कोई। तो अगर हम एक टाइम का खाने की बात करें, जो आदमी पेट भर खाता है, 1 मील, तो यहां भी भाई भूख लगेगा तो आदमी खाना खाएगा, अमेरिका में भूख लगेगा कहीं भी खाना खाएगा। तो एक अगर प्रॉपर मील जो है, लंच की बात करें जो भी होता है, तो वो यहाँ खाने में उसको कितना पैसा लगता है, अगर अमेरिका में कोई एक मील खाएगा दोपहर का तो उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी से कि क्या दोनों के बीच में रिलेशन है करेंसी। जैसे यहाँ अगर हम कहें कि एक ढंग का खाना
ठीक ठाक खाने के लिए कहीं भी आपको थाली का रेट मान लीजिए 50 रुपये या 30 रुपये मान लीजिए, अगर साधारण स्टैंडर्ड में देखिए तो 30 रुपये कम से कम आपको खर्च करने होंगे। 30 रुपये में भर पेट भोजन एक टाइम का आदमी, हर तरह का एवरेज आदमी कर सकता है। क्योंकि इसमें हम हर तरह के आदमी को ले रहे हैं, गरीब भी है, साधारण भी है, अपर भी है, तो एक एवरेज ले रहे हैं कि 30 रुपये थाली में आदमी ठीक ठाक भर पेट खाना खा सकता है। अमेरिका में कितना भाई खर्च करना पड़ेगा उसको, तो मान लीजिए $1 या $1.5 शायद वहाँ होता है, या $2 आजकल, तो वहाँ $1 या $1.5 में आप भरपेट खाना खा सकते हैं एक टाइम का, और यहाँ आपको 30 रुपये या 50 रुपये जो भी है। तो ये हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितना $1 आज अमेरिका में खरीद सकता है, उतना आज इंडिया में 50 रुपये में हम खरीद सकते हैं। तो 1:50 हो गया अमेरिका इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग कंट्रीज को, ये कंपैरिजन में हमारा आसानी होता है, ठीक है, क्योंकि लोगों की जरूरतें, अब जैसे एक शर्ट है, तो शर्ट हम अगर यहाँ खरीदने जाएं एवरेज, अब देखिए शर्ट तो बहुत रेंज का होता है, लेकिन एवरेज अगर कहें तो 500 रुपये में एक अच्छी शर्ट आदमी ठीक ठाक खरीद सकता है। एवरेज हमने कहा, देखिए बहुत सस्ते 100 रुपये में भी मिलता है शर्ट, 200 रुपये में मिलता है, लेकिन हम एक एवरेज, सबके तरह का एवरेज लेके हम चल रहे हैं कि 500 रुपये में एक ठीक ठाक शर्ट आदमी इंडिया में खरीद सकता है। आप अमेरिका चले जाइए, ठीक है, अगर आप रुपए में वहां देखिएगा, रुपए में, तो वहां एक ठीक ठाक शर्ट खरीदने के लिए आपको कम से कम 5,000 से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रुपए में इक्विवेलेंट। यानी अगर उसको डॉलर में हम कह लें तो मान लीजिए कि $80, $100 एक बढ़िया शर्ट के लिए। तो इस तरह से चूंकि शर्ट यहाँ भी पहनता है आदमी, वहां भी शर्ट पहनता है, तो हम कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाता है। इसमें हम इस टर्म को यूज करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। डेफिनेशन आपको समझ गए उसका? हाँ, अब देखिए, तो यही कहा जा रहा है यहाँ कि द टेक्निक ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी अलाउज अस टू एस्टिमेट व्हाट एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज इज नीडेड। यानी कितना एक करेंसी का एक्सचेंज हम कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द एक्यूरेट परचेजिंग पावर ऑफ द टू करेंसीज इन द रेस्पेक्टिव कंट्रीज। तो उसके आधार पर हम उसका एक्सचेंज सेट करते हैं कि हाँ भाई, यहाँ $1 का इतना रुपया आपको मिलेगा, $1 में कितना रुपया यहाँ दिया जाए, एक्सचेंज किया जाए, तो उसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि $1 में वहाँ कितना खरीद सकते हैं और यहाँ उतना खरीदने के लिए कितना रुपया आपको देना हो। जैसे अभी चिकन का हमने निकाला था कि मान लीजिए $5 में वहाँ 1 केजी चिकन खरीदता है, यहाँ आदमी को 200-250 रुपया खर्च करना पड़ता है, या 300, मुझे नहीं पता क्या रेट है। तो उसका हो गया कि $1 के बदले आपको यहाँ 60 रुपया दिया जाएगा, इस तरह से। खैर, रिसेंटली इंडिया बिकेम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो पीपीपी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है। चाइना बिकेम द लार्जेस्ट, डिफीटिंग द यूएस टू द 2nd पोजीशन। सबसे पहले कौन आ गया? चाइना, और 2nd नंबर पर है यूएस, 3rd पर इंडिया। ये पीपीपी के आधार पर ये आया। तो पीपीपी आपको बस डेफिनेशन और कंसेप्ट समझना था, और ये जानना था कि इंडिया जो है पीपीपी के टर्म्स में 3rd प्लेस पर आ चुका है वर्ल्ड में। चाइना 1st पर है, यूएस 2nd पर है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
यहाँ एक बॉक्स में आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया में यानी उसको हम नाम है डी मिनिस्ट्री का हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे शिक्षा विभाग इसी के अंदर आता है, शिक्षा जो एजुकेशन इसी मिनिस्ट्री का अंडर में आता है। तो पहले हम छोटे थे तो बड़ा सोचते थे कि अरे भाई ये एजुकेशन है, उसको ह्यूमन रिसोर्स, इतना लंबा नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री रख देता, नाम सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख देता, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्यों नाम रखता है? तो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें कि एजुकेशन उसका एक मेजर हिस्सा है। तो हमारे यहाँ जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, जो लोगों का डेवलपमेंट देखता है, उसके बारे में काम करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इट्स हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट शास्त्री भवन इन न्यू दिल्ली। अक्सर हम जाते थे, शास्त्री भवन दो हैं वहाँ, एक शास्त्री भवन है, पंत भवन है, जहाँ की आपका नहीं पटेल भवन है, और शास्त्री भवन जहाँ केंद्रीय सब मंत्रालय वगैरह हैं। तो ज़्यादातर शास्त्री भवन में ही है, तो वहीं आपका ये भी है। एनीवे, व्हाट इज HDI? HDI, अच्छा HDI, तो HDI आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता चुके हैं, जिसमें देखिए यहाँ अगर आप फिगर को बड़ा करके देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें दिख रहा है बड़े तौर पर। फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कितने साल जीने की उसकी उम्मीद है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्स्ट होता है इसमें। सेकंड है एवरेज एजुकेशन, एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, कितना शिक्षा मिल रहा है। और थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये रहने का स्तर क्या है। और ये चाहे आप नेशनल इनकम में देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, या PPP नीचे यार लिखा हुआ है, चाहे वो GNI से आप कंपेयर करिए, ग्रॉस नेशनल इनकम से, चाहे पर कैपिटा इनकम से, या आप परचेजिंग पावर पैरिटी से। तो ये 3 होते हैं HDI में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम लोग आ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हम देख चुके हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि जहां हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, और जो हम फ्यूचर जनरेशन को भी कैरी कर सके डेवलपमेंट, यानी कि आज ही सारा हम यूज़ करके रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए। और तो देखिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं उसको फिर से। फर्स्ट पैराग्राफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में देखिए क्या कह रहा है, अंडरलाइन कर लीजिए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट is taken to mean development without damaging the environment, एक तो environment का इसमें आ गया बात, and not compromising with the needs of future generation, बिना आने वाली पीढ़ी के जो है जरूरतों के साथ खिलवाड़ किए हुए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस डेवलपमेंट को कहते हैं? एक जिसमें हम एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, नॉट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं कि हाँ भाई हम ही को नहीं खाली पैसा बनाना है, हम ही को खाली जंगल नहीं काटना है, आने वाले भी लोग ज़रूरत पड़ेगा काटेंगे जंगल। सारे जंगल आज काट देंगे तो उनके लिए जंगल बचेगा कहाँ? सारा कोयला हम निकाल के आज जला देंगे तो उनके लिए कोयला बचेगा कहाँ? सारा पेट्रोलियम हम उड़ा देंगे तो उनके लिए बचेगा कहाँ? तो ऐसा डेवलपमेंट जो न तो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है और न आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाता है, उस डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, वही जो हमने समझाया कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड
नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, नव इसमें अब आगे हम लोग थ्योरी सब किए हुए हैं, थ्योरी को छोड़ देंगे। अब यहाँ नीचे एक आपको डेटा का टेबल दिया हुआ है, जिसमें कि आपका ये नीति आयोग का डेटा है दिया हुआ, 4-5 स्टेट को कंपेयर किया है। लिटरेसी रेट, ये सब 2011 के सेंसस का डेटा है। लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो और एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन कहते हैं +2 के बाद। तो +2 के बाद कितने % लोग जो है ये एडमिशन ले रहे हैं, इन 3 चीज़ों पर अलग अलग स्टेट का डेटा। जैसे लिटरेसी रेट का डेटा दिया हुआ आंध्र प्रदेश में है 67%, कर्नाटका 75, केरला 94, गुजरात 78 और उत्तर प्रदेश 69, तमिलनाडु 80। इंडिया का है लिटरेसी रेट 74%। सेक्स रेशियो अगर देखा जाए आंध्र प्रदेश 993, देखिए पर 1000 मेल्स होता है, ब्रैकेट में दिया हुआ है पर 1000 मेल्स, फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 लोगों पर, पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश में 993, कर्नाटका 973, केरला 1084, यानी ज़्यादा फीमेल्स है वहाँ, कुछ बिहार भेज देने चाहिए, यहाँ कमी हो गया है। गुजरात 919 और उत्तर प्रदेश 912, देखिए सबसे कम है इन सब में उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु 996, लगभग बराबर है, एक पर एक। और इंडिया का जो है 943, इंडिया में जो है हमारा 1000 पुरुषों पर 943 ही महिलाएं। दिक्कत ये हो रहा है, शादी ब्याह में दिक्कत हो रहा है, कई राज्यों में लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, क्योंकि है ही नहीं, संख्या कम है लड़कियों की, तो बाहर राज्यों से जाके शादी कर रहे हैं। हरियाणा ये सब में तो बहुत कमी हो गई है, जाते हैं पैसा दे के दूसरे जगह से लड़की शादी करके लाते हैं, अब उनको दहेज देना पड़ता है, विश्वास कीजिएगा इस बात। हरियाणा में, फिर यूपी के जो वेस्टर्न यूपी है, कई और राज्य हैं जहाँ महिलाएं नहीं मिल, लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, तो दूसरे जगह जाके उनको वहाँ लड़की के माँ बाप को दहेज देना पड़ रहा है, तब उसके माँ बाप शादी कर रहे हैं। थर्ड इज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में कितने लोग एनरोल मतलब एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ जो है देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का 30.8 31%, कर्नाटका 26, केरला 30.8, गुजरात 20, उत्तर प्रदेश 24.5, तमिलनाडु 44, तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है, इंडिया में 24%। तो ये कुछ डेटा है, कुछ स्टेट्स को कंपेयर किया है। फिर यहाँ रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आपको कुछ पिक्चर दिया गया है, ठीक है सर, देख लीजिएगा। पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसी हम अपना सकते हैं, यानी किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे न तो हम एनवायरनमेंट को डैमेज करें ज़्यादा और न आने वाली पीढ़ियों का नुकसान करें। तो सबसे पहले उसके लिए क्या यूज ऑफ, पहला जो उसके लिए हमें क्या नीति लानी होगी, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो पुराने कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी, उनकी जगह हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर ध्यान देना होगा। क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, देखिए, इंडिया डिपेंड्स ऑन थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स टू मीट इट्स पावर नीड। अभी तक जो चल रहा था कि मेजर जो हमारे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का नीड था वो किससे पूरा होता था, थर्मल एनर्जी से और हाइड्रो पावर प्लांट्स से, थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स।
बोथ बोथ दीज सोर्सेज हैव एन एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो दोनों का ही नुकसान होता है हमारे इन्वायरमेंट पर। थर्मल में हम कोयला जलाते हैं, कहीं कहीं डीजल जलाते हैं या गैस जलाते हैं, उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। कोयले से तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, डीजल से भी पोल्यूशन अच्छा होता है, गैस से थोड़ा कम होता है, लेकिन पोल्यूशन तो होता है। और वाटर हाइड्रो पावर जहाँ है तो वहाँ क्या होता है कि नदियाँ को हम रोक देते हैं उनकी धारा, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर, क्योंकि नदियों पर ही सारा इकोसिस्टम डेवलप होता है। इकोसिस्टम आपको बताया है, कहीं का नेचुरल और वहाँ का फिजिकल, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी होता है। तो ये सब क्या है, वाटर पर डिपेंडेंट होता है, रिवर पर। और रिवर का वाटर अगर कम हो जाए, रुक जाए, जितना फ्लो हो रहा है उतना नहीं हो, तो वहाँ पूरा वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो इनका जो है एनवायरनमेंट पर बड़ा इफेक्ट होता था। देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो अब हमें किस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सोलर पावर इन इंडिया नया है, नॉन कन्वेंशनल, नया है, पुराना नहीं है। सोलर पावर इज द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ईदर डायरेक्टली यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल्स और इनडायरेक्टली यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। तो जैसे भी यूज करिए, उसका अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोलर एनर्जी क्या है? सनलाइट से बिजली पैदा करना, दैट इज सोलर एनर्जी। और वो कैसे करते हैं? डायरेक्टली जो हम सोलर पैनल लगाते हैं, तो वो फोटोवोल्टाइक सेल्स उसमें होते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल मतलब फोटो लाइट, वोल्टाइक मतलब वोल्टेज, जो लाइट के अनुसार करंट जनरेट करता है, वोल्टेज पैदा करता है लाइट पड़ने पर। ऐसे सेल्स को हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल, शॉर्ट में उसको पीवी लिख दिया जाता है, बहुत जगह शॉर्ट लिखा रहेगा पीवी, तो समझ जाइएगा फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है। जैसे हम लोग पहले जो बैटरी यूज करते थे, बैटरी उसको कहा जाता है, पहले तो आता था, देखिए जो वो बहुत पहले जब शुरुआत में आता था तो उसमें लिक्विड केमिकल भरा रहता था, उसको कहते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट उसमें होता है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे करंट फ्लो करता है तो उसमें बिजली बनता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टाइक सेल बोलते थे, क्योंकि वोल्टा ने उसको बनाया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो उसको वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोग पढ़े होंगे 10th तक का बुक में। उसी का मॉडर्न रूप आया ड्राई सेल, जहां हम लिक्विड की जगह ड्राई केमिकल, सूखा केमिकल यूज करते थे। ड्राई सेल जो आप जितना भी बैटरी आज यूज करते हैं, घड़ी, ये टेलीफोन, घड़ी में, दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक में, रिमोट में, कैमरा, ये सब जो भी चीज में, पेंसिल सेल तरह तरह के साइज के होते हैं, वो होते हैं ड्राई सेल। उसमें ड्राई केमिकल भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि उससे बिजली पैदा होता है, धीरे धीरे उसका खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है ड्राई सेल। तो वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री से उसमें इलेक्ट्रोलाइट में करंट पैदा होता है। ये आया नया, इसको कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो यानी लाइट, वोल्टाइक मतलब जो वोल्ट जनरेट पैदा करता है, या वोल्टा का जो सेल था जिस तरह, तो लाइट पड़ने पर जो करंट पैदा करता है ऐसा सेल, उसी को हम लोग सोलर पैनल जो होता है उसमें यही सेल्स लगे रहते हैं कई सारे, जो लाइट पड़ने पर करंट उनमें बनता है और वो करंट को हमको सप्लाई कर देता है। ठीक है, समझ गए? तो सोलर, या तो आप फोटोवोल्टाइक सेल यूज करें या जैसे करें, सोलर एनर्जी या सोलर पावर क्या है? सनलाइट का एनर्जी से बिजली पैदा करना। देखिए आगे लिखा है सोलर पैनल्स, क्योंकि सोलर अभी बहुत फोकस में है, तो सोलर से आपको साइंस टेक में वैसे पूछ सकता है, कई जगह पूछ सकता है, समझ लेंगे। सोलर पैनल एब्जॉर्ब द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल क्या करता है, देखिए घरों पर सोलर पैनल आजकल लग रहा है हर जगह, उस पर जब लाइट पड़ता है तो उस लाइट को एब्जॉर्ब, उस लाइट को वो कन्वर्ट कर दे, उससे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करते हैं। तो सोलर एनर्जी, सोलर पैनल एब्जॉर्ब द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। A solar electric system can reliably produce electricity for our home and offices। तो जो सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम है, सोलर बिजली घर जो है, वो हमारे घरों और ऑफिसों के लिए ठीक से बिजली बना सकता है। These distributed solar systems are often installed by home and business owners to reduce their electricity cost। तो ये सोलर पैनल लोग लगाते हैं अपना बिजली बिल कम करने के लिए। भाई जो हम बिजली सरकार से खरीद रहे हैं उसकी जगह हम नेचुरल सन से बना सकते हैं बिजली। उसमें क्या है, खाली एक बार पैनल लगा के छोड़ देना है, फिर अपने आप बिजली बनती रहेगी बिना खर्च के। सोलर पैनल खरीदने का जो खर्च है सो है, बाकी बिजली अपने आप उसमें बनती रहती है। सोलर पावर इन इंडिया इज अ फास्ट डेवलपमेंट, और बहुत तेजी से आज सोलर पावर डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ भी बयोग में कई सारे लग चुके हैं। तमिलनाडु इज द स्टेट विथ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया। तमिलनाडु जो है राज्य देश का जहां सबसे ज्यादा सोलर पावर का यूज हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा सोलर पावर पैदा हो रहा है तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में वहां धूप काफी आती है, तेज धूप आती है, साल भर धूप रहती है, तो सबसे ज्यादा फायदा वहां होना है। तमिलनाडु इज द स्टेट विथ हाईएस्ट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। कहीं आपको आया क्वेश्चन, कहाँ है सबसे ज्यादा भारत में सोलर कैपेसिटी, किस स्टेट में? तमिलनाडु। तमिलनाडु इज वन ऑफ द लीडिंग सोलर पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। As on 31st July, the total installed capacity in Tamil Nadu is 1697, 1700 मेगावाट। काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी तो बहुत है। बिहार में तो पता नहीं कितना है, बहुत ही कम होगा, कुछ 100 होगा। 1700 मेगावाट तो काफ़ी है। खैर तमिलनाडु बड़ा राज्य है, वहाँ काफ़ी ज़रूरत भी होता है। एनीवे नाउ एनवायरमेंटल, अब ये हो गया सोलर पावर के बारे में हमने देख लिया। एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया, इसमें इसको रीडिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये इसमें एक है मेंशन करने का, देखिए पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इंटरप्रेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू चेंजेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस एंड जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने नए निर्णय दिए हैं, फैसले दिए हैं, जिसमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है, बात कही गई। आर्टिकल 51A(G) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 51A का G जो है, यानी 7वां ड्यूटी जो है वो है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी नंबर G, ABCDEFG, 7वां ड्यूटी है। 11 ड्यूटी टोटल है, 11 से शायद हट के 10 हो गए हैं जो है। तो उसमें ये G जो है 51A का कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। भारत का हर नागरिक का एक कर्तव्य होगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बचाए रखे, उसकी सुरक्षा करे, जिसमें क्या क्या आता है? इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, जंगलों का, लेक्स, झीलों का, रिवर्स, नदियों का, एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों का, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जीवित प्राणियों के लिए उसके मन में दया भावना हो, कंपैशन।
ये हम पर संविधान एक जिम्मेदारी डालता है। डेवलपमेंट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट से हमारा लाइफ का क्वालिटी बढ़ता है। दिस मीन्स दैट पीपल विल हैव हायर इनकम। डेवलपमेंट का मतलब है लोगों का इनकम हाई होगा, बेटर एजुकेशन, एजुकेशन बढ़िया होगा, बेटर हेल्थ, हेल्थ बेहतर होगा, एंड न्यूट्रिशन, खाना पीना अच्छा मिलेगा, लेस पॉवर्टी, गरीबी कम होगी, एंड मोर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा हर मामले में बराबरी होगी। अब यहाँ जो है ज़रूरी बात वो है, आपको यहाँ कुछ दिए गए नीचे टेबल है, लिस्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट्स इन इंडिया। इसको आपको दम याद कर लेना है, ठीक है। ये एक्ट्स कई बार पूछे जाते हैं, कहीं साइंस में पूछ दिए, चाहे ज्योग्राफी में पूछ दिए, चाहे जहाँ पूछ दिए। ये आपको इसलिए मैंने ये टॉपिक कराया। इसमें आपको ये जो कानून बने हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए उसको याद रखना है, किस साल बना है। तो जैसे इसमें सबसे पहला कानून बना था, नीचे सबसे नंबर 6, पहला जो इस देश में बना था कानून वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये पूछा गया था आपको बीपीएससी में अभी 1-2 साल में, ये पूछा गया था इधर 66 या 65 के बाद ही इधर पूछा गया है। तो ये पूछा गया था कि पहला कौन सा कानून बना था एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 72 में ये बना था। इसी के तहत जो है सारे नेशनल पार्क वगैरह इस्टेब्लिश किए गए थे देश में। पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी कानून के तहत नेशनल पार्क बनाया गया था। तो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसका जो लक्ष्य था प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इसी के तहत नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुए। पहला जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ? 72 में। उसके बाद अगला कानून आया 74 में, नंबर 5, वाटर एक्ट 19, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। वाटर का पॉल्यूशन को रोकना, उसको बचाना, उसके लिए कानून आया 1974 में। इसका पर्पस क्या था? प्रोवाइड्स मेंटेनेंस एंड रेस्टोरेशन एंड क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, यानी जमीन के ऊपर बहने वाला पानी किसी भी रूप में, नदी, तालाब, झील, पोखर जो भी है, या जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर के रूप, उन सभी टाइप के वाटर की उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव यानी सफाई करना अगर गंदा है, मेंटेन, एंड रेस्टोरेशन या उसको ठीक करना, उसका कंडीशन, गंदगी से बचाना। नेक्स्ट है नंबर 4, फिर अगला मेजर कानून आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये फॉरेस्ट को लेके स्पेशल आया था, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 1980 में आया, टू चेक डिफॉरेस्टेशन एंड एनकरेज एफॉरेस्टेशन ऑफ नॉन। तो इसमें था पेड़ों की कटाई रोकना, और जहां जंगल कम है वहां जंगलों को लगाना। पेड़ लगाने को कहते हैं एफॉरेस्टेशन, जंगल लगाने को कहते हैं एफॉरेस्टेशन, जंगल काटने कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसका पर्पस था कि पेड़ों की कटाई रोकना, जंगलों की कटाई रोकना, और जहां जंगल कम है वहां जंगल लगाना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। उसके बाद आया, देखिए अगला, ये 72 के बाद जो अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आया था कानून, ये था नंबर 3, स्टार कर लीजिए, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, 86 में आया था। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बड़ा कानून आया था 86 में, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना, सुधार लाना, उसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद एक कानून आया था, वर्ल्ड में मीटिंग हुआ था उसके तहत, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 2002 में ये बना था कानून। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी अलग अलग किस्म के जो जानवर, पेड़ पौधे हैं उनको बचाए रखना, यानी अलग अलग वेराइटीज को प्रोटेक्ट करना। देखिए, टू प्रोवाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल इतना डाइवर्सिटी है, अलग अलग किस्म है पेड़ पौधे के, जीव जंतुओं के, उनको बचाना, उनको ख़त्म होने से रोकना, या किसी स्पीशीज़ को हमें मारना नहीं, ख़त्म ना करें, उसके लिए आया था बायोलॉजिकल। एक्चुअली एक वो हुआ था, वर्ल्ड में मीट हुआ था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो उसमें जो बातें कही गई थी, सभी देशों ने उसको एक्सेप्ट किया था, CBD को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक सम्मेलन हुआ था दुनिया भर का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, उसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, शायद रोम में हुआ था या कहाँ। तो उसमें सभी देशों ने इस बात को स्वीकारा था कि हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाएंगे, और उसी के लिए ये कानून फिर हमारे देश में बना था, कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, टू प्रोवाइड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। देखिए, ये इन्वायरमेंटल लॉज कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसको याद कर लेना है। आ गया, यहाँ मिल गया इकोनॉमिक्स में, लेकिन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स कहीं पूछा जा सकता है, करेंट में। उसके बाद हमारे यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट कानून आया इस देश में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, 2010 में हमारे सामने बना, दिल्ली में ये स्थापित किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कहते हैं एक तरह की कोर्ट होती है। ट्राइब्यूनल आर स्पेशल कोर्ट्स, इतना समझ। ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जो किसी खास विषय में, किसी खास क्षेत्र के लिए काम करते हैं। हमारे देश में कई ट्राइब्यूनल्स हैं। मतलब कि आम आदमी के लिए है, तो आम आदमी के लिए है, लेकिन इनका सिर्फ कुछ बातों पर फोकस होता है। जैसे देखिए, कोर्ट जो होता है वहां आप किसी भी तरह की शिकायत ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कोर्ट ही है, लेकिन ये सिर्फ कुछ खास तरह के मुद्दों पर ही सुनवाई करते हैं। जैसे ये बना पर्यावरण के लिए, ये कोर्ट बना, ये समझ लीजिए कि एनवायरनमेंट के लिए कोर्ट बना, जहां सिर्फ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई शिकायतें सुनी जाती हैं, उनके फैसले दिए जाते हैं। जैसे एक है रेलवे ट्राइब्यूनल है, जहां रेलवे का जितना आपको शिकायत है, वहां सिर्फ रेलवे का ही शिकायत होगा, रेलवे का ही बात सुना, रेलवे का ही, यानी आपको रेलवे से जुड़ा कोई शिकायत है, या रेलवे का कोई कर्मचारी है, उसको अपना विभाग से, मंत्रालय से कोई शिकायत है, जो भी है, मतलब उसमें रेलवे छोड़ के दूसरा कोई बात नहीं होगा। उसी तरह एक टेलीकॉम TD सेट है, तो वहां टेलीकॉम यानी फोन, मोबाइल, इन सब से जुड़ा हुआ शिकायत जो भी है तो सिर्फ होगा, ठीक है। उस तो अलग अलग इस तरह ट्राइब्यूनल्स हैं कई सारे, ठीक है, जहां तो ट्राइब्यूनल जो होते हैं स्पेशल कोर्ट होते हैं, जिनका कामकाज कुछ ही बातों पर फोकस होता है। तो उसी तरह पर्यावरण पर हमारे यहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ रुतबा है, पावर है, उसी तरह इसका पावर, और सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज को इसमें इसका हेड बनाया गया। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल स्थापित हुई जो है दिल्ली में, इसकी एक बेंच है, वहीं मेन है इसका ग्रीन ट्राइब्यूनल, RK पुरम के पास। और वहाँ इसमें 2010 में, दम याद रखना है, 2010 में बना। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ पूरे देश में किसी भी तरह का केस, मुकदमा, शिकायत यहाँ, और इसका पावर सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है। तो ये स्थापित किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और इसका पर्पस देखिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका बनाने का पर्पस था प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एंड कंजर्वेशन, सुरक्षित रखना, ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को, एंड अदर नेचुरल, और जो हमारे दूसरे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको सुरक्षित। तो इसने काफ़ी काम किया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार शुरुआत में शायद इसके हेड बने थे जब ये बना था, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होके, और उन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर उन्होंने उनका कैंसिल करवा दिया, प्लांट रुक गया। बहुत बड़े बड़े, वेदांता, अनिल अग्रवाल का बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है, उसका वेदांता का बनना था पावर प्लांट उड़ीसा में और कई जगह,
तो वो माइनिंग वगैरह का सब बहुत सारे कंपनियों को उन्होंने रोक लगाया, जो शोषण कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे पर्यावरण का अपने पैसे फायदे के लिए जो भी है। आज तक वेदांता का प्लांट अटका हुआ उसके तहत बहुत सारे इस तरह के बड़े बड़े इन्होंने रोक लगाई कि नहीं, क्योंकि सब अनदेखा कर रहे थे पर्यावरण को, और बस क्योंकि सरकार परमिशन दे रही थी, ये लोग अपना पैसा बनाने में आदिवासियों को भी शोषण करते थे और एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते थे। तो बहुत बड़े बड़े इसमें फैसले लिए गए, बहुत काम किया है। तो ये बहुत ही एक्टिव है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जहां एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी शिकायत केस और ये देखरेख करते हैं। तो ये देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो स्टेप्स लिए कानून बने, और या कुछ बॉडीज जैसे ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया उसके बारे में। तो ये था हमारा, इसमें कुछ आपके देखिए क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है कुछ असर्शन रीजन टाइप के हैं, ठीक है, वो या ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन। देखिए असर्शन रीजन में खाली आपको समझा देता हूं क्या होता है। असर्शन जो होता है वो कोई स्टेटमेंट होता है, कोई बात कही जा रही है तो उसको कहते हैं असर्शन। मैं कोई बात कह रहा हूं, वो हो गया असर्शन। अब उसका क्या कारण है, क्यों वो हो रहा है, जो भी मैं बात कह रहा हूं क्या उसका ये कारण है, उसको रीजन। तो असर्शन रीजन में जो होता है उसमें ऑप्शंस आपको रहेगा ए बी सी डी, दो बातें लिखी रहेंगी, एक असर्शन में एक रीजन। पहले आपको है देखना है कि क्या जो कहा जा रहा है असर्शन वो सही है, क्या वो सही बात है कि नहीं। तो वो आपको पूछा जाएगा कि वेदर ए इज राइट, ट्रू और फॉल्स। ए ट्रू है, क्या रीजन में जो कहा जा रहा है उसका कारण जो बताया जा रहा है क्या वो अपने आप में सही है, हाँ वो आप में सही है। क्या वो सही है और उसका कारण भी है, मतलब एक तो हुआ बात कि वो बात सही है, जो दूसरी बात कही जा रही है नीचे रीजन में वो बात सही है, तो वो तो हो गया कि ठीक है वो रीजन भी ट्रू हो गया, आर ट्रू। लेकिन क्या वो रीजन है ए का, यानी जिसके कारण वैसा हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आप उसमें एक ऑप्शन मार्क करेंगे, जैसे कि इसमें मैं कोई के पढ़ दे रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे असर्शन है कि डेवलपमेंट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या ये बात सही है? डेवलपमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होता है क्या? बात सही है भाई, डेवलपमेंट का मतलब ही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाना, तो सही है बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट जो है रीजन में, पीपल विल हैव हायर इनकम, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लेस पॉवर्टी, कि लोगों को ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा अच्छा एजुकेशन होगा, बढ़िया हेल्थ होगा, न्यूट्रिशन होगा, लेस पॉवर्टी होगा। ऐसा होगा, हम कह सकते हैं क्या? हो सकता है हो, हम भाई हमको क्या पता होगा कि नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो ट्रू है, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। बी जो है पीपल विल हैव हायर इनकम, ये भी सही है। पूछ रहा है कि बोथ ए, ऑप्शन क्या है देखिए कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, यानी आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो सही बात है। डेवलपमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है, और डेवलपमेंट अगर आता है तो उससे लोगों का इनकम हाई होगा, बेटर एजुकेशन होगा, ये सब होगा, भाई बात सही है, उसका सही तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम उसमें ऑप्शन मार्क कर देंगे इसमें ए, सही आंसर। लेकिन अगर वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो वहां हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। स्टेटमेंट दोनों सही है, पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन है, लेकिन रीजन आर जो है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि भाई क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, तो बी हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि ए इज करेक्ट, आर, लेकिन एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है, वो फॉल्स है, तो हम ऐसे केस में मार्क करेंगे सी। और चौथा है कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू,
पहला स्टेटमेंट गलत है, सीधे गलती है, और डी जो है वो ट्रू है और कोई लेना देना नहीं, तो उसमें हम मार्क करते हैं डी। इस तरह से सवाल सॉल्व होते हैं असर्शन और रीजन वाले। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। पहले आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि कोई गलत है। पहला स्टेटमेंट आप ए असर्शन पढ़ते हैं, क्या वो सही है, तो हाँ सही। दूसरा पढ़ते हैं, क्या वो सही है, हाँ सही है। अब क्या दूसरा पहले को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों होगा पहला? अगर कर रहा है, यानी दोनों सही भी और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप आंसर मार्क करेंगे ए ऑप्शन। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ठीक से दूसरा पहले को, तो आप मार्क करेंगे बी। पहला सही है लेकिन दूसरा फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो आप मार्क करेंगे सी। और पहला ही फॉल्स है और दूसरा सही है, तो आप मार्क करेंगे डी। इस तरह से सॉल्व होते हैं असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं कई, तो कोर्स उसको अटेम्प्ट करेंगे आप। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव है, कहीं फिल इन द ब्लैंक या मैच जो भी है, आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा ज़रूर। या आपको कंसेप्ट चेक करेगा, या जो आज आपको पढ़ाया या जो आप जानते हैं। और उसमें जो है क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे, तो क्वेश्चन देखिए आपको हम ये भेजे हैं, जैसे जैसे मटेरियल भेज रहे हैं उसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो वो आप चैप्टर वाइज आपको यहाँ दिया हुआ है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट, उससे जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जा रहा है। इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट आज इतना ही रहने देते हैं। इसको क्वेश्चंस को करिएगा, यहाँ मेन फोकस है हमारा। देखिए कुछ जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, तो इसमें आपको जो टॉपिक जो है उसको अपना पहले आपको जो नोट्स में कराया था एक बार उसको पलट लीजिएगा। और इसमें हम आपको कल कोशिश करेंगे 2 चैप्टर खींचने का, तो उसमें जो चैप्टर कल होना है उसको आप अपना उससे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम जो सिर्फ नया जो एडवांस टॉपिक होगा वो आपको समझा देंगे, और फिर इससे क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो हम आपको अभी 2 भेज दिए हैं मटेरियल, 2 और देंगे। इकोनॉमिक्स के लिए, हाँ पीटी के लिए, पीटी मेंस दोनों है, लेकिन फिलहाल पीटी पर फोकस कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसका बाकी जो डिस्कशन है इन सब में जो छोड़ दे रहे हैं हम, वो मेंस के लिए, बाद में उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अभी आपको पीटी के लिए यही है कि जो जो खाली कंसेप्ट है, जो एडवांस है, वो इसमें करा देंगे, और जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज ज़्यादा इसलिए भी नहीं करा रहे हैं कि आपको आज ही मटेरियल भेजा गया था अभी जो है, तो उसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 आपको भेज दिए हैं और 2 और भेज देंगे। तो इसमें आपको अभी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट खाली डिस्कस किए डेफिनेशन वगैरह उसको खाली लिख लीजिएगा बस, डेफिनेशन को। हाँ, जहाँ जहाँ जैसे पी आज कराया, जो भी डेफिनेशन या बॉक्स में है उसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, बाकी मेंस के लिए है तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे डिस्कस। और 2 आपको भेज दिया है, इसमें मेनली यही था हमारा, कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हैं और क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के लिए आपको। तो ये सही आपको क्वेश्चंस हैं, और 2 और आपको देंगे, उसको बना रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी था, क्यों इसलिए कि आप जब इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार वाला इकोनॉमिक सर्वे हम लोग करेंगे, समझ नहीं पाएंगे इसके बिना, क्योंकि काफ़ी थोड़ा एडवांस होता है, वो ऐसे ही बड़ा मुश्किल सब बना दिया है आजकल। तो बिहार वाले इकोनॉमिक सर्वे में लगभग हम लोग का कवर हो गया है कल ही। जो डेटा जो है, कुछ डेटा जो इम्पोर्टेंट होगा वो एक दिन में हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा की और ज़रूरत नहीं है। कुछ जो है मुझे छांटना पड़ेगा, थोड़ा हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा, 1 आध डेटा 2 डेटा हर चैप्टर से, तो वो आपको हो जाए, उसलिए वो कंटिन्यू हो जाएगा एक दिन में। अभी ये बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जो रह गया था एडवांस, तो ये कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग सर्वे का कर लेंगे, बिहार का भी और इंडिया गवर्नमेंट का भी। क्वेश्चन जरूर इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जहाँ डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा।